हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो उसका 5th चैप्टर इंडिगो है ना। इंडिगो बोलते हैं हम नील को। किसको बोलते हैं? नील। नील एक पौधे से बनने वाला नीला पदार्थ है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार नीले रंग से कपड़ों को रंगना होता है। तो आजकल तो क्या है, अधिकांश जो है वो सिंथेटिक डाई आने लग गई। डाई यानी रंगने वाली चीज़ें, रंग बिरंगे कलर होते हैं ना। लेकिन पहले क्या होता था, नील नाम का एक पौधा होता है ना, इंडिगो नाम का एक प्लांट होता है, उससे ये नीला रंग प्राकृतिक रूप से निकलता था। ठीक है ना। तो नील की क्या की जाती थी? खेती की जाती थी, है ना। इंडिगो ये महात्मा गांधी जी से एक जुड़ा हुआ बहुत ही जो है ना सुंदर प्रसंग है ना, कि किस तरह से महात्मा गांधी के जीवन में जो चंपारण का जो आंदोलन था उसका क्या योगदान रहा। अबाउट द ऑथर, अब इसके ऑथर कौन है? लुइस फिशर। लुइस फिशर 1896-1970 वाज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया कहाँ पे है? अमेरिका में है। वहाँ उनका जन्म हुआ था। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। 1918 से 20 के बीच में उन्होंने एक स्वयंसेवी के रूप में ब्रिटिश आर्मी में अपनी सेवाएं दी। फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना करियर बनाया। एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब देखो ये बड़े अक्षर लिखे हुए हैं, इसका ये क्या है? पत्रिका है न्यूयॉर्क टाइम्स। इसमें लिखे लेख उन्होंने। द सैटरडे रिव्यू में उनके लेख छपते थे। एंड द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, और विभिन्न यूरोपीय और एशियाई पब्लिकेशंस जो हैं, प्रकाशन जो हैं, वहाँ पे उनके लेख छपते थे। ही वाज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो फैकल्टी मेंबर भी थे। फैकल्टी में यानी एक तरह से टीचर जैसे मान लो आप, विजिटिंग प्रोफेसर। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक। ये जो है ऐसे, ये उनकी एक पुस्तक है, उसमें से लिया गया है। उसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जीवन। ये लुइस फिशर के द्वारा लिखी गई एक बुक है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। तो ये एक संस्था है टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, या कोई अखबार है ये, ठीक है ना। इसने इस पुस्तक को महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गए जितने भी रिव्यूज़ लिखे गए हैं, है ना, उनके बारे में जो लिखा गया है, उनमें इसे बेस्ट बुक माना, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक माना गया है। अब व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, अब ये लुइस फिशर बोल रहे हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया 1942 में, तो ये कौन सा बताओ? भारत छोड़ो आंदोलन वाला समय है ना। एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में सेवाग्राम नामक स्थान पर गुजरात में, जब वो उनसे मिलने गए ये लुइस फिशर, तो गांधी जी ने कहा, ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ। एंड आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। और मैंने कैसे जो अंग्रेज हैं उनको भगाने का, डिपार्चर यानी उनकी विदाई का, क्या करी मैंने? अर्ज की, शिद्दत से कोशिश की। इट वाज इन 1917। ये कब की बात है? 1917 की बात है। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। महात्मा गांधी दिसंबर 1916 में एक वार्षिक कन्वेंशन थी, वार्षिक सभा थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वहाँ पे वो उसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे, है ना, इन लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में। There were 2301 delegates। कितने प्रतिभागी थे? 2301। एंड मैनी विजिटर्स, और अन्य अनेक सारे विजिटर्स भी थे, यात्री भी थे, है ना, या भागीदार और लोग भी थे, जो श्रोता समझ लो आप इसको। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, गांधी रिकाउंटेड। अभी एक प्रोसीडिंग्स कौन सी है? जब वो उसको बता रहे हैं, किसको? लुइस फिशर को गांधी जी अपनी इस जर्नी के बारे में बता रहे हैं। तो उस बताने के दौरान गांधी जी ने याद करते हुए कहा, रिकाउंटेड यानी याद करते हुए कहा, ए पीजेंट केम अप टू मी,
एक किसान मेरे पास आया, पीजेंट किसको बोलते हैं, किसान को, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और वो वैसा ही दिख रहा था जैसे कि भारत के अन्य किसान होते हैं, पुअर एंड एमेसिएटेड, बिल्कुल गरीब लग रहा था, और एमेसिएटेड मतलब होता बहुत ही कमजोर, ठीक है ना, एंड सेड, और उसने कहा आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, उसने अपना नाम बताया, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ, एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में तो सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, है ना, ऊंची ऊंची, टावरिंग का मतलब टावर जैसी, ऊंची ऊंची जो हिमालय की चोटियां थी उनकी तराई में, फुट हिल्स का मतलब होता है उनकी तराई के अंदर, है ना, उनकी जो फुट होता है ना, उसके किनारे, ऊंचे ऊंचे हिमालय की पहाड़ियों के किनारे यह स्थान स्थित था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी के पास, यानी नेपाल के बॉर्डर पर। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, प्राचीन व्यवस्था के रूप में, द चंपारण पीजेंट्स, जो चंपारण के किसान थे, वर शेयर क्रॉपर्स, वो शेयर क्रॉपर्स थे। अब देखो, क्रॉपर यानी क्रॉप उगाने वाला, फसल उगाने वाला, शेयर से यानी हिस्सेदार। अब ये शेयर क्रॉपर कौन होता है, इसको बटाईदार भी बोल सकते हैं, हिस्सेदार भी बोल सकते हैं, यानी होता क्या है कि जिसकी ज़मीन होती है वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़मीन उठा देता है जिसके पास ज़मीन नहीं होती। तो जिसके पास ज़मीन नहीं होती है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खेत में क्या करता है, पूरी काम वो खुद करता है ना, बुआई से लेके और अनाज जब तक घर में नहीं आता तब तक वो सारा काम वही करता है ना, और उसका कुछ हिस्सा खुद रख लेता है, बाकी सारा हिस्सा उस किसान को लौटा देता है या उस जमींदार को लौटा देता है जिसकी वो ज़मीन होती है। तो इसको बोलते हैं हम शेयर क्रॉपर, है ना। जैसे 8वां हिस्सा होता है, जैसे अभी यहाँ पे राजस्थान में कई जगह प्रचलित है कि जैसे माना किसी का 2 बीघा खेत है ना, वो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को उठा देता है जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो काम करने वाला जो आदमी है वो 1/8 हिस्सा, है ना, उसका क्या देता है, 1/8 हिस्सा खुद रख लेता है और बाकी का उसको दे देता है। तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। राजकुमार शुक्ला भी क्या थे, शेयर क्रॉपर थे। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो बिल्कुल अशिक्षित था लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ था। ही हैड कम टू द कांग्रेस, अब देखो वो कहाँ से, चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है ये, वहाँ से चल के कहाँ पहुँच गया, वो लखनऊ पहुँच गया। और उस जमाने में आवागमन के साधन क्या हुआ करते थे, काफ़ी कम मात्रा में हुआ करते थे, होते तो थे। तो ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस सेशन में आया था, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए। किसके प्रति अन्याय, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार के अंदर जो जागीरदारी प्रथा थी उसके द्वारा जो इनजस्टिस किया जा रहा था, अन्याय किया जा रहा था, उसकी शिकायत करने के लिए वो आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी व्यक्ति ने उससे कहा था, स्पीक टू गांधी, कि आप गांधी जी से मिलो, वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला जी को कहा, राजकुमार शुक्ला को कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, अब ये कानपुर वही है, अभी इसका नाम क्या हो गया, कानपुर, KANPUR। अब अंग्रेज जो होते थे वो इसी तरह से बोलते थे, कानपुर, भरतपुर, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है कानपुर, एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसे अन्य भारत के अन्य हिस्सों में भी जाना है। शुक्ला अकम्पेंड हिम एवरीवेयर, शुक्ला हर जगह गए, उस जगह गए जहां गांधी जी गए थे, उनके साथ साथ वह हर जगह गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, है ना, तो उसने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, फिर गांधी जी अहमदाबाद अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला ने आश्रम तक उनका पीछा किया, उनके साथ साथ चला गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, सप्ताहों तक, कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साइड नहीं छोड़ा, यानी गांधी जी के साथ साथ वो रहा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, उसने विनती की, श्रीमान कृपया करके एक डेट फिक्स कर दीजिए, आप हमारे यहाँ चलने की क्या कर दीजिए, एक डेट फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी,
है ना। अब देखो ये टेनेसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति हम लग जाएं उस काम के पीछे धैर्यपूर्वक, है ना, लगातार अगर उसके पीछे पड़ जाएं हम किसी काम को, तो उसको टेनेसिटी बोलते हैं, है ना। तो इम्प्रेस्ड बाय दैट शेयर क्रॉपर, अब जो राजकुमार शुक्ला थे उसकी टेनेसिटी से प्रभावित होकर, है ना, उसकी जो परसिस्टेंस थी, राजकुमार शुक्ला की जो एक तरह से दृढ़ प्रतिज्ञा ही हो गई उसकी, वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा उनका, है ना। तो लगातार उनको क्या किया जा रहा है, उनको परस्यू कर रहा है वो, है ना। एंड स्टोरी गांधी सेड, तो इस राजकुमार शुक्ला का जो धैर्यपूर्वक उसने गांधी जी का पीछा किया, है ना, और जो उसने कहानी सुनाई उससे गांधी जी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कि मैं इस तारीख को कलकत्ता में होऊंगा, कम एंड मीट मी, वहाँ पे आओ और मुझसे मिलना, वहाँ आना और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे अपने साथ ले चलना। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। महीनों बीत गए यानी गांधी जी ने महीनों बाद की डेट दी थी उसे। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब होता है जैसे उकड़ू बैठ जाते हैं ना गाँव के अंदर, आपने देखा होगा, है ना। एक तो होता है अपने कूले टिका के बैठना, तो ऐसे नहीं बैठना, है ना, जैसे पैरों के बल पर ऐसे बैठ जाते हैं ना, वो तो हॉन्चेस बोलते हैं उसको। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, वहाँ पे कलकत्ता में जहाँ जिस जगह गांधी जी ने उससे मिलने के लिए कहा था वहाँ पे वो तैयार बैठा हुआ था, ऐसे समझ लो। जब गांधी वहाँ पहुँचे तो यानी वहीं पे बैठा हुआ वो मिला। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, गांधी जी के फ्री होने तक उसने उनका इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम, फिर वो दोनों बोर्डेड ए ट्रेन में सवार होकर चल दिए फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, कहाँ पर, पटना में। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, फिर वहाँ से शुक्ला उन्हें गांधी जी को एक वकील के घर ले गए, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के और फिर भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ना राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, तो जिस समय राजकुमार शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर गए, है ना, जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर गए तो उस समय राजेंद्र प्रसाद क्या थे, कस्बे से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन, है ना, ह्यूमन का मतलब किसान, लेकिन वो जो उसके नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, वो जानते थे कि ये जो शुक्ला है ना, ये एक पुअर ह्यूमन है, बेचारा एक किसान है, गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो अपने उनके मालिक की क्या करता रहता है, पीछा करता रहता है। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी आके बार बार उनके मालिक को परेशान करता है या उनको कहता रहता है, रिक्वेस्ट करता रहता है कि आप कृपया शेयर क्रॉपर्स की क्या कीजिए, मदद कीजिए। तो बस वो इतना जानते थे, वो जो नौकर थे, कि ये व्यक्ति आता रहता है, अपनी व्यथा राजेंद्र प्रसाद को सुनाता रहता है, इतना वो जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी, तो अतः वो जो नौकर थे उनके राजेंद्र प्रसाद के, उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ ज़मीन पे सो जाओ, और वो गांधी जी को भी इजाज़त दे दी सोने की, है ना। तो वो गांधी जी और राजकुमार शुक्ला दोनों कहाँ पे सोए, ज़मीन पे सोए। whom they took to be another peasant, तो गांधी जी को उन नौकरों ने क्या समझा कि ये भी कोई दूसरा किसान होगा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी जी को उन नौकरों ने, राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने कुएं में से पानी खींचने नहीं दिया। लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट, है ना, नहीं, क्यों नहीं खींचने दिया, कि कहीं कुछ बूंद बाल्टी में से नहीं गिर जाएं और पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, और पूरे के पूरे स्रोत को, कुएं को ही क्या नहीं कर दें, प्रदूषित नहीं कर दें, है ना। तो इसका मतलब उस जमाने में ये जो छुआछूत जो था, अनटचेबिलिटी, ये क्या थी, बहुत अपने चरम पर थी। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, वो कैसे जानते कि ये अनटचेबल नहीं है, यानी ये जो गांधी जी जो आए हैं उसके साथ में, राजकुमार शुक्ला के साथ, ये अनटचेबल नहीं है, है ना, अछूत नहीं है, उन्हें कैसे पता चलता नौकरों को। इसलिए
उन्होंने उसे गांधी जी को कुएं में से पानी नहीं खींचने दिया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ पर, मुजफ्फरपुर जो है बिहार के अंदर, वहाँ जाने की निश्चय किया। विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो और ज़्यादा जानकारियाँ चाहते थे अबाउट कंडीशंस, है ना, किसानों की, शेयर क्रॉपर्स जो थे उनकी कंडीशंस के बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, है ना, जो शुक्ला ने गांधी जी को बातें बताई थी उससे ज़्यादा बातें वो जानना चाहते थे, ज़्यादा सूचना जानना चाहते थे, इसलिए वो चंपारण से पहले कहाँ गए, मुजफ्फरपुर गए। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, उन्होंने, एक प्रोफेसर थे जे.बी. कृपलानी, उनको टेलीग्राम भेज दिया था गांधी जी ने। कहाँ पे थे वो, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का एक आर्ट्स कॉलेज था, उसमें प्रोफेसर थे जे.बी. कृपलानी, तो उनको उन्होंने टेलीग्राम कर दिया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, आप मिलना मुझे। होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। अब वो जो जे.बी. कृपलानी थे ये गांधी जी को कहाँ मिले थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका जो आश्रम था, है ना, शांति निकेतन, उसमें गांधी जी की जे.बी. कृपलानी से मुलाकात हुई थी। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन कब पहुंची वहाँ, अर्धरात्रि को वहाँ पहुंची। 15 अप्रैल 1917, 15 अगस्त 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कृपलानी अपने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर इंतजार करते मिले। गांधी जी सेज, गांधी जी स्टेड देयर, गांधी जी वहाँ रुके फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, एक दूसरे प्रोफेसर थे जिनका नाम मलकानी था, उनके घर पे रुके, जो कौन थे, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। अब जैसे अब ये एक तरह से मलकानी को क्या बोल रहे हैं, प्रोफेसर बोल रहे हैं, है ना, और एक तरफ क्या बोल रहे हैं कि इस गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। अब देखो बेटा, ये लिखने वाले लुईस फिशर क्या है, विदेशी हैं ये, है ना, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता कि स्कूल में कौन पढ़ाते हैं, है ना, तो इसलिए बस ऐसा समझ लो कि प्रोफेसर मलकानी जो है वो स्कूल टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी कहते हैं कि उन दिनों में ये एक विशेष बात थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग थी। कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग थी, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, है ना, कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोलते थे उन लोगों को अन्य लोग अपने घर में शरण नहीं दे सकते थे, नहीं तो पुलिस क्या कर लेती थी, उनको अरेस्ट कर लेती थी, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो मलकानी है, प्रोफेसर मलकानी जो हैं या टीचर मलकानी जो हैं, इन्होंने गांधी जी को कहाँ रुकवाया, अपने घर में रोका उन्होंने, अपने घर में उन्होंने उन्हें ठहरने की व्यवस्था की। तो एक तरह से उन्होंने एक अंग्रेजों के विरुद्ध काम कर दिया। तो उस जमाने में ये बड़ी हिम्मत का काम था, हर व्यक्ति ऐसा करने की डेयर नहीं कर सकता था। तो फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्रोफेसर को, टू हार्बर ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति को शरण देना, है ना, लाइक मी, जैसा कि मैं था, है ना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, है ना। जो छोटे छोटे स्थान थे, स्मॉलर लोकेलिटी जो थी, वहाँ पर जो भारतीय लोग थे वो भयभीत थे, डरे हुए थे। टू शो सिंपैथी, अगर वो क्या दिखाते थे, होम रूल, स्वदेशी जो स्वराज जो था उसके एडवोकेट्स, स्वराज के लिए मांग करने वाले जो व्यक्ति थे, जो आंदोलनकारी थे, यहाँ पे ये समझ लो आप, एडवोकेट्स ऑफ होम रूल का मतलब क्या हो गया, यानी अंग्रेजों के साम्राज्य से मुक्ति और खुद का स्वराज स्थापित करने के लिए जो आंदोलनकारी थे उनको अपने घरों में रुकवाना, है ना, या उनके प्रति सिंपैथी शो करना, उनके प्रति सहानुभूति दर्शाना भारतीयों के लिए डराने वाली बात थी, है ना, कि इस चीज से भारतीय लोग क्या करते थे, डरते थे। In news, the Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण, है ना। गांधी जी के आगमन की जो सूचना थी, एडवेंट का मतलब गांधी जी का आगमन की जो सूचना थी, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनका ये जो कार्य था उसकी प्रकृति, कि भाई गांधी जी का कार्य क्या है ना, गरीब और जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसकी क्या करना, मदद करना,
है ना, और अंग्रेज़ों के अत्याचार से उन्हें मुक्ति दिलाना, ये वाली जो खबर थी, है ना, ये बहुत जल्दी फैल गई। मुजफ्फरपुर से लेके कहाँ तक? चंपारण तक। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। अब ये खबर फैल गई तो जो शेयर क्रॉपर्स थे, है ना, जो हिस्से की वो करते थे, खेती करते थे, मजदूरी करते थे, वो लोग, है ना, पैदल ही आने लगे। अराइविंग ऑन फुट, पैदल ही आने लगे या किसी साधन से आने लगे वो, है ना, टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन से मुलाकात करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब ये कॉल्ड ऑन का मतलब होता है विजिटेड, उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, टू ब्रीफ हिम, उन्हें थोड़ा इसके बारे में बताने की, पूरे घटनाक्रम को बताने की, उन्होंने बताने के लिए लॉयर्स ने गांधी जी से मुलाकात की। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, है ना, और वो जो वकील थे, जो लोग आए थे, वो अक्सर, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, वो अक्सर इन जो किसान थे कोर्ट के अंदर इनके केस लड़ते थे वो, है ना। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप्स इन कोर्ट, तो वो कोर्ट के अंदर इन पीजेंट्स के ग्रुप को क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे, अर्थात उन कोर्ट के अंदर उनकी तरफ वो केस लड़ते थे। तो कुछ किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ, या जो जमींदार थे, है ना, या जो इंग्लिशमैन थे, उनके खिलाफ क्या कर रखा था, क्या कर रखे थे? केस कर रखे थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, है ना। अब वो जो एडवोकेट्स आए थे, उन्होंने बताया कि वो केस लड़ते हैं इन किसानों के, और उन्होंने अपनी फीस के बारे में भी बताया कि हम इनसे क्या लेते हैं? फीस भी लेते हैं। गांधी जी चिडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स को धमकाया, डांटा, है ना, फटकारा, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि तुम इन बेचारे गरीब शेयर क्रॉपर्स से, है ना, ये तो पहले ही मजदूर हैं, हिस्से की क्या करते हैं, ये खेती करते हैं, जमींदारों के अधिकांश भाग अपना उस खेती का किसको दे देते हैं? जमींदारों को दे देते हैं, और तुम इनसे इतनी बड़ी बड़ी फीस वसूल करते हो। तो इसलिए गांधी जी ने उनको क्या कहा? एक तरह से फटकारा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि अब हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाने से इतना फायदा नहीं होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन, जहां एक और किसान इतने ज़्यादा दबे कुचले और इतने ज़्यादा भयभीत हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो उनके लिए ये जो कानूनी कार्यवाही है ये फलदायी नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, असली उनकी जो हेल्प है वो यह होगी कि वो भय से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अरेबल का मतलब होता है एरेबल, उपजाऊ भूमि, अधिकांश जो उपजाऊ भूमि थी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले में, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स, वो बड़े बड़े बागानों में बटी हुई थी, है ना, अर्थात अंग्रेज जो थे, अंग्रेज ऑफिसर्स थे, उन्होंने बड़े बड़े क्या खरीद रखे थे? बागान खरीद रखे थे, और इन लोगों से क्या करवाते थे? वो शेयर क्रॉपर्स से मजदूरी करवाते थे। वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स, है ना, बड़े बड़े फार्म हाउसेज, है ना, बड़े बड़े गार्डन्स जो थे, है ना, बागान, उनमें बांट रखा था उन्होंने। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और उनके मालिक कौन थे उन बागानों के, है ना, उन एस्टेट्स के? ये अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज ऑफिसर्स थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उन पे कौन काम करते थे? भारतीय किराएदार काम करते थे। ये शेयर क्रॉपर्स जो थे ये लोग, है ना, काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, है ना। अब वो जो बड़े बड़े जो खेत थे जहाँ पर ये शेयर क्रॉपर्स मजदूरी करते थे, उनमें क्या बोई जाती थी? सबसे जो मुख्य फसल थी उसमें वो व्यावसायिक फसल थी, और उसका नाम था इंडिगो, नील, है ना। एक विशेष प्रकार का पौधा होता था, उसको उगाते थे, जिससे क्या बनती थी? नील बनती थी। और वो नील कहाँ जाती थी? इंग्लैंड जाती थी, और वहाँ कारखानों में जो कपड़ा होता था उसको रंगने के लिए काम आती थी वो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स
जो भूमिपति थे, ये जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे, इन्होंने बाध्य कर रखा था सारे के सारे किसानों को, है ना, टेनेंट से नहीं, किराएदार होता है यहाँ पे, तो एक तरह से उन्होंने भूमि अपनी किस पे दे रखी थी, किराए पे दे रखी थी उनको, टू प्लांट 3/20 और 50% ऑफ द होल्डिंग्स विद इंडिगो। उन्होंने उनको बाध्य कर रखा था कि उस जमीन का 3/20वां भाग या 15% भाग पर उन्हें क्या बोनी पड़ेगी, इंडिगो बोनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी की पूरी जो इंडिगो हार्वेस्ट है, इंडिगो की जो फसल है, उसे जो किराया उन्हें चुकाना पड़ता था उस किराए के रूप में देनी पड़ेगी। यानी वो खुद इंडिगो का उस नील का छोटा सा हिस्सा भी वो खुद नहीं रख सकते थे। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए उन जो इंग्लिशमैन थे, है ना, उन्होंने इन किसानों के साथ लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे, है ना, लंबी अवधि के क्या कर रखे थे, है ना, उनके साथ ठेके कर रखे थे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्नड, अब वर्तमान में उस समय लैंडलॉर्ड्स को पता चला दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने सिंथेटिक, है ना, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली है ना, संश्लेषित। तो ये जो नील थी इंडिगो जो कि पौधों से मिलती थी, ये तो प्राकृतिक थी, है ना, और संश्लेषित का मतलब होता है जिसको किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाए, है ना, कुछ रसायनों का उपयोग करके, ठीक है ना, बनाया जाए। तो इन लैंडलॉर्ड्स को, जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे, इनको पता चल गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक डाई जो है, सिंथेटिक नील विकसित कर ली है। दे देयर अपॉन, अतः उन्होंने तुरंत ही ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स जो कर रखे थे उन टेनेंट्स के साथ में, वो ले लिए उनसे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स से उन्होंने वो एग्रीमेंट जो कर रखे थे, है ना, वो ले लिए, और उनको कहा टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% एग्रीमेंट, कि हम तुम्हें जो हमारा आप लोगों के साथ में, अब ये लैंडलॉर्ड जो है, इंग्लिश लैंडलॉर्ड जो हैं, वो कह रहे हैं किसानों से, है ना, उन शेयर क्रॉपर्स से, उन टेनेंट्स से कह रहे हैं कि हम तुम्हें इस 15% के एग्रीमेंट से क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, इसलिए तुम हमें मुआवजा दो, हमको पैसे दो, नगद पैसे दो, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, तुमको इस 15% के एग्रीमेंट से क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वाज आर्क्सम, है ना, ये जो शेयर क्रॉपर्स का जो एग्रीमेंट था, ये बड़ा परेशानी पैदा करने वाला था, अनोइंग था, इरिटेटिंग था फॉर टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए ये अरेंजमेंट जो था, ये बड़ा कैसा था, दुविधा वाला था, परेशानी पैदा करने वाला था। एंड मैनी साइंड विलिंगफुली, है ना, और बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, उस पर साइन कर दिया। दोज हु रजिस्टर्ड एंगेज्ड लॉयर्स, अब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो वो मांगे थे, उनसे कंपेंसेशन मांगा था कि हम तुमको 15% एग्रीमेंट से क्या दे रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं, और तुम हमें इतना पैसा नगद दो, ठीक है। तो बहुत सारे थे बेचारे, उन्होंने तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इनसे मुक्ति मिल रही है, दे दो इनको पैसा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने तो कंपेंसेशन क्या कर दिया था, दे दिया था। कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं दिया, दोज हु रजिस्टर्ड, जिन्होंने विरोध किया कंपेंसेशन देने का, मुआवजा देने का, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकील हायर कर लिए, है ना। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने ठगों को हायर कर लिया, गुंडों को हायर कर लिया, ठीक है ना। मीनवाइल, इस दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, अब इसी दौरान अब कोई चीज़ छिपी तो रहती नहीं है। अब ये जो सूचना थी कि भाई जर्मनी के अंदर एक सिंथेटिक, एक संश्लेषित इंडिगो बन गई है, ये उन अशिक्षित किसानों तक भी ये खबर पहुंच गई। हु हैड साइंड, जिन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिए थे, एग्रीमेंट साइन करने का मतलब ये कंपेंसेशन दे दिया था 15% से मुक्ति का, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब वो क्या मांग करने लगे कि भाई हमने जो मुआवजा तुमने हमसे ज़बरदस्ती लिया है, वो हमारा मुआवजा क्या करो, वापस दो। ये जो गरीब वो थे, शेयर क्रॉपर्स थे, टेनेंट्स थे, वो मांग करने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसी समय गांधी जी कहाँ पहुँच गए, चंपारण पहुँच गए। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने तथ्य इकट्ठा करना शुरू किया। सबसे पहले गांधी जी ने
तथ्यों की यानी इसकी पूरी की पूरी जानकारी, छोटी से छोटी चीज़ की जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, है ना, जो अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स थे उनकी एक संस्था थी, उसके सचिव से गांधी जी ने मुलाकात की। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने कहा, है ना, वो तो अंग्रेजी होगा नेचुरली क्योंकि वो अंग्रेजों को रिप्रेजेंट करता था, है ना, उसने कहा गांधी जी से दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि हम एक बाहरी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, कोई सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने कहा मैं कोई बाहरी आदमी नहीं हूं, बाहरी लोग तो तुम हो। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, अगले दिन, है ना, उसके बाद गांधी जी मिलने गए। कॉल्ड ऑन मतलब क्या होता है, विजिटेड, गांधी मिलने गए। गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, एक ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे, बहुत बड़े अधिकारी थे, ऑफ तिरहुट डिवीजन, है ना, तिरहुट डिवीजन, इसका मतलब ये जैसे चंपारण क्या था, एक जिला था, ठीक है ना, तो ऐसे कई सारे जिलों को मिला के एक संभाग होता है, इसको डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जयपुर डिवीजन है, जयपुर संभाग है, इसके अंदर जयपुर जिला आता है, दौसा जिला आता है, अलवर जिला आता है, समझ गए ना बात, है ना, टोंक जिला इसके अंदर, टोंक शायद अजमेर में है, हाँ टोंक शायद अजमेर में है, तो ये जिले किस में आते हैं, जयपुर में आते हैं, जयपुर संभाग के अंदर आते हैं, ठीक है ना, सीकर है, ठीक है, इस तरह से। तो गांधी जी एक ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे तिरहुट डिवीजन के, इन विच, और ये तिरहुट डिवीजन वो था जिसमें कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट शामिल था। ले द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी, गांधी जी कहते हैं कि उस कमिश्नर ने, देखो कमिश्नर के बाद कॉमा लग रहा है, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी कहते हैं कि उस कमिश्नर ने प्रोसीडेड टू बुली मी, मुझे धमकाने की कोशिश की, एंड एडवाइज्ड मी फॉरविद, और मुझे सलाह दी कि तुरंत टू लीव तिरहुट, कि मैं तिरहुट को, है ना, तिरहुत है शायद ये, है ना, तिरहुट नहीं है, तिरहुत को मैं छोड़ के चला जाऊं। उसने कहा कि तुम यहां से तुरंत चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं गए, गांधी जी वहां से नहीं गए। इंस्टीड, इसके अलावा, इसके उल्टे, ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की कैपिटल जो थी मोतिहारी, वहां रवाना हो गए, वहां प्रस्थान कर गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, उनके साथ कई सारे वकील भी थे, वकील भी साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, बहुत सारे लोगों ने, वास्ट मल्टीट्यूड, एक विशाल जन समूह ने गांधी जी का अभिवादन किया। ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और उस घर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, अपना मुख्यालय बना लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और उस घर को उन्होंने मुख्यालय बना लिया, और अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस थे, जानकारियां इकट्ठा करना कि क्या क्या समस्याएं हैं किसानों की, क्या क्या सबूत अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा किए जा सकते हैं, उन सबको एकत्रित करने के लिए उन्होंने एक घर को अपना वो बना लिया, हेडक्वार्टर बना लिया, उसमें अपना ऑफिस बना लिया। ए रिपोर्ट केम इन दैट, एक जगह एक सूचना आई कि एक पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, कि अंग्रेजों द्वारा एक किसान के प्रति बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई है, उसे बहुत मारा पीटा गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि वो जाएंगे और जाके देखेंगे कि क्या बात है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगले दिन वो एक हाथी पे सवार होके उस गांव चल दिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज़्यादा दूर गए नहीं थे, वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, कि एसपी का, पुलिस सुपरिटेंडेंट जो होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी बोलते हैं ना, जो एसपी का एक मैसेंजर आया, है ना, ओवरटुक हिम, और उसने गांधी जी के हाथी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी ओवरटेक करके, एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उन्होंने आदेश दिया कि तुम उस गांव नहीं जा सकते, तुम वापस लौट जाओ। इन द कैरेज, अपनी इस गाड़ी में, है ना, कैरेज में कहाँ लौट जाओ, गांव लौट जाओ, मेरी खुद की गाड़ी में बैठ के चलो। गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने उसकी बात मान ली। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, मैसेंजर वो जो संदेश वाहक था एसपी का, पुलिस का, वो गांधी जी को ले आया
घर वापस, वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहां पर कि गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस थमा दिया गया, है ना, टू क्विट चंपारण, कि आपको इमीडिएटली अभी तुरंत चंपारण छोड़ के जाना होगा। इस तरह का आदेश, सरकार का आदेश, उस व्यक्ति ने गांधी जी को पकड़ा दिया। गांधी जी साइंड ए रिसिप्ट फॉर नोटिस, गांधी जी ने कि भाई मैंने नोटिस ले लिया है, उसकी रसीद उन्होंने उस पर साइन कर दिए। एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिख दिया दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करते हैं, वो इस ऑर्डर को नहीं मानते। इन कंसिक्वेंस, इसके वजह से, है ना, इसके फलस्वरूप गांधी रिसीव्ड ए सम्मन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। अब चूंकि गांधी जी ने उस ऑर्डर को डिसओबे कर दिया था, है ना, उस ऑर्डर का अपमान कर दिया था, उसको लेने से इनकार कर दिया था, जाने से इनकार कर दिया था, तो इसके परिणाम स्वरूप अगले दिन उन्हें कोर्ट में अपीयर होने के लिए सम्मन भेजा गया कि अब आपको कल अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होना है। एट नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जो थे एडवोकेट थे, उनको टेलीग्राफ भेजा, तार भेजा, टू कम फ्रॉम बिहार, कि आप बिहार से आइए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने जो प्रभावशाली मित्र हैं उनको साथ लेके आइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उन्होंने आश्रम को, जो उनका साबरमती आश्रम था, सेवाग्राम आश्रम का नाम आ रहा था ना पहले, उन आश्रम में उन्होंने निर्देश भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय, है ना, और उन्होंने जो अंग्रेज हुकूमत के जो वायसरॉय थे उनको पूरी घटना लिखकर कि देखो ये इस तरह से आपके ये ज्यादतियां कर रहे हैं, उन्होंने वायसराय को एक पूरी की पूरी रिपोर्ट भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स, अगली सुबह पूरा का पूरा मोतिहारी कस्बा चारों तरफ से काला रंग से घिर गया, है ना। अब ये काला रंग दो तरह से मान सकते हो, आपके लोगों के सिर जो होते हैं उन पर बाल होते हैं, बालों का रंग कैसा होता है, काला होता है, तो खोपड़ी चमकती है तो काली काली दिखती हैं। दूसरा, काले झंडे भी हो सकते हैं, अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ लोगों ने क्या ले रखे हों, काले झंडे ले रखे हों, तो ऐसे समझ लो आप इसको, है ना। तो मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स, अगले सुबह मोतिहारी कस्बे के अंदर चारों तरफ काला काला जनसमूह था। या ये भी हो सकता है कि भाई जो किसान मजदूर होते हैं वो बेचारे खेतों में काम करते हैं सूरज की धूप में, तो उनका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है उस परिश्रम की वजह से। दे डिड नॉट नो गांधी जीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, अब वो जो लोग आए थे मोतिहारी में, जो किसान लोग आए थे, है ना, वो तो गांधी जी के साउथ अफ्रीका के बारे में जानते नहीं थे कि भाई साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने, गांधी जी ने आंदोलन किए हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उन्हें इतना नहीं पता था। दे हैड मेयरली हर्ड दैट, बस उन्होंने तो खाली इतना सुना था, दैट ए महात्मा, कि एक महात्मा आए हैं, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहते हैं, और एंड वाज इन ट्रबल, और अभी उनके ऊपर क्या है, विपत्ति आई हुई है, अंग्रेज उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, जेल में ठूसना चाहते हैं, है ना, विद द अथॉरिटीज, है ना। ही वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, यानी अंग्रेजों के खिलाफ वो किस में है, परेशानी में है, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो इसलिए देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, है ना। तो गांधी जी कह रहे हैं या लेखक कह रहे हैं कि उनका जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था, उन्होंने जो ये तुरंत, यानी जैसे ही खबर मिली थी उनको, तुरंत उन्होंने, है ना, प्रदर्शन शुरू कर दिया हजारों की संख्या में। कहाँ पर, कोर्ट हाउस, वो जो कचहरी थी, है ना, उसके चारों ओर उसको घेर लिया चारों ओर से, और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वाज बिगिनिंग, यही शुरुआत थी उनके स्वतंत्रता की, देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश जो थे अंग्रेजों के डर से मुक्ति, है ना, अंग्रेजों का जो फियर था, है ना, उससे मुक्ति की अब क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कोऑपरेशन, अब जब इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उसको समेटना भारी पड़ जाता है, प्रशासन के हाथ पैर क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं कि कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है,
है ना। तो जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी लोग थे, पुलिसमैन जो थे, पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वो अपने आप को असहाय मान रहे थे। विदाउट गांधी जी कॉपरेशन, गांधी जी के बिना सहयोग के वो असहाय स्थिति में थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। अब देखो गांधी जी की महानता देखो आप, है ना। नहीं तो अपने जैसा अभी फिलहाल जो नेता हैं, ऐसा अगर कोई नेता होता तो खुद तो पीछे हट जाता और उनको कहता है आग लगा दो कचहरी के अंदर, जला दो, राख कर दो, और फिर क्या करती, पुलिस फायरिंग करती, है ना, और उसमें बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते। आज का कोई नेता होता तो ऐसा काम करता, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। उन्होंने उन पुलिस वालों की, जो अंग्रेज पुलिस थी, उनकी इस भीड़ को नियंत्रित करने में उन्होंने मदद की, यानी उनको शांति रखने की अपील की गांधी जी ने कि भाई शांति बनाए रखो, हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत विनम्र थे और उनका व्यवहार मित्रवत था। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हाइथरटो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, है ना। अब वो अंग्रेजों को पुख्ता सबूत दे रहे थे। वो कह रहे थे देखो ये जो भीड़ है ये पुख्ता सबूत है किस चीज का, कि दैट देयर माइट, कि आपकी जो शक्ति है, जो आपका जो निरंकुश साम्राज्य है, जो हिथरटो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन, जो कि अब तक क्या था, डराने वाला था और कोई इस पर क्या नहीं कर सकता था, प्रश्न नहीं कर सकता था, जो आपने कर दिया, जो कर दिया, वो जो आपकी निरंकुश जो सत्ता है, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, इसे भारतीय लोगों द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। ये देखो ये इस चीज का पक्का सबूत है। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, जो सरकार थी अंग्रेज सरकार, वो बौखला गई, बैफल्ड हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, और जो सरकारी वकील था उसने रिक्वेस्ट की द जज को उसने प्रार्थना की टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि श्रीमान ये जो गांधी जी की ट्रायल हो रही है, इनका जो केस सुना जा रहा है, इसको आप स्थगित कर दो, नहीं तो कुछ भी अनहोनी घटित हो सकती है, क्योंकि हजारों की संख्या में कचहरी को किसानों ने, मजदूर किसानों ने घेर लिया है। अपेरेंटली बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था द अथॉरिटीज विस्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, है ना। साफ साफ दिख रहा था कि जो जज वगैरह थे या जो प्रशासन था वो अपने बड़े अधिकारियों से कंसल्ट करना चाहता था, यानी वो खुद किसी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने कहा कि आप डिले क्यों कर रहे हैं, देरी क्यों कर रहे हैं, सुनवाई शुरू कीजिए। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, है ना। अब देखो गांधी जी की महानता देखो, गांधी जी ने एक वक्तव्य पढ़ा, है ना, गांधी जी ने एक वक्तव्य पढ़ा और उन्होंने अपने आप को दोषी माना कि मैं दोषी हूँ। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, और उसने, गांधी जी ने कोर्ट को बताया कि हाँ मैं इस दोष में इन्वॉल्व हूँ, इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, और मैं अपने जो मेरे कर्तव्य हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ हूँ कि मैं क्या करूँ क्या न करूँ। ऑन द वन हैंड, है ना, मैं फंसा हुआ था, ये कहना चाह रहे हैं गांधी जी कि मैं, मेरा जो कर्तव्य है उसको जजमेंट करने में फंसा हुआ था। उस एक और ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, है ना, एक और तो मैं एक बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहता कि मैंने क्या तोड़ दिया, कानून तोड़ दिया, क्योंकि गांधी जी ने ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था ना कि भाई मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के, है ना। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी ओर वो देना चाहते थे, गांधी जी देना चाहते थे एक मानवतावादी और एक राष्ट्रीय सेवा उन गरीब किसानों को देना चाहते थे, गरीब मजदूर किसानों को देना चाहते थे, फॉर विच ही हैड कम, जिनके लिए कि वो आए थे। तो गांधी जी एक तरह से बड़े धर्म संकट में फंसे हुए थे कि एक तरफ तो वो न्यायप्रिय थे, यानी वो किसी कानून को तोड़ना नहीं चाहते थे, है ना, तो उन्होंने मजबूरी बस कानून तोड़ा, है ना, तो इसके लिए कहा कि मैं दोषी हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं जिस काम के लिए आया था, है ना, वो कैसा था, एक मानवता का काम था, वो ह्यूमैनिटेरियन था और एक राष्ट्र सेवा थी, है ना, इसलिए मैंने वो काम कर डाला। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव
गांधी जी ने वहाँ से छोड़कर जाने के ऑर्डर को क्या कर दिया था, नहीं माना था, डिसरिगार्ड कर दिया था। नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। है ना, अब देखो बच्चों, है ना, कि गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेज सरकार का आदेश नहीं माना, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, है ना, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता था कि मैं आप कोर्ट के आदेश की क्या करूं, अवहेल ना करूं, है ना, नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस, बल्कि मैंने तो एक ओबीडियंस की है ना, मैंने तो माना है उस उच्च सर्वोच्च नियम को, है ना, और वो सर्वोच्च नियम किसका है, ऑफ अवर बीइंग, हमारे खुद के अस्तित्व का है, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, जो एक व्यक्ति की क्या होती है, चेतना होती है उसका, यानी कहते हैं ना कि जो व्यक्ति को जो मन से जो चीज़ होती है, भाव जो होते हैं उसके, कंसाइंस जो उसकी आत्मा जो कहती है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने अंग्रेजों का कानून नहीं माना, उसके लिए मैं दोषी हूँ, है ना, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा नहीं सकता था। He asked the penalty due, उन्होंने कहा कि मेरी जो पेनल्टी है वो मुझ पे लगाइए आप। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess। अब जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने घोषणा की कि वो 2 घंटे के लंच के बाद में जो सजा है उसको सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी से कहा कि आप इन 2 घंटों की बेल भरिए, जमानत दीजिए। गांधी जी रिफ्यूज, गांधी जी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, अतः उसके बाद फिर जज ने उन्हें बिना जमानत किए छोड़ दिया, बिना जमानत जमा किए छोड़ दिया। When the court reconvened, जब कोर्ट दोबारा लगा, the judge said, जज ने कहा, he would not deliver the judgment for several days, कि वो अब आने वाले कई दिनों तक जजमेंट नहीं देंगे। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty, और इस दौरान उन्होंने गांधी से कहा कि आप स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूहुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और अन्य जाने माने जो वकील थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से आप पहुँचे थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से क्या की, सलाह मशविरा की। दे कन्फर्ड ऑन गांधी जी। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी जी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा कि अगर भाई मुझे जेल हो जाती तो तुम लोग क्या करोगे? Why, क्यों? The senior lawyer replied, तो एक सीनियर लॉयर ने जवाब दिया, क्यों? They had come to advise and help him, कि हम तो आपको एडवाइस देने के लिए और आपकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। If he went to jail, है ना, अगर तुम खुद जेल चले जाओगे, गांधी जी से कह रहा है वो, अगर आप ही जेल चले जाओगे, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, तो हम किसे सलाह देंगे? एंड दे वुड गो होम, और अतः हम तो क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे, अतः हम क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। ऐसे बोला वो सीनियर लॉयर। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स? गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने कहा, अरे अगर तुम चले जाओगे तो ये जो बेचारे शेयर क्रॉपर्स हैं, इनके प्रति जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा? द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, है ना, विड्रू का मतलब अब वो थोड़ी देर के लिए चले गए, है ना, दूर जाके कि भाई हम अभी आते हैं आपके पास, पहले आपस में सलाह मशविरा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने गांधी जी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया आपस में कंसल्ट करने के लिए, है ना, दूर जाके कि भाई पहले हम एक बार सलाह करके आते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, है ना, अपशॉट का मतलब होता है कंक्लूजन, है ना, निष्कर्ष। राजेंद्र प्रसाद उस जो कंसल्टेशन हुई उनमें आपस में, उनके निष्कर्ष के बारे में लिखते हैं, बताते हैं वो कि दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, जब वो दूर चले गए आपस में, जब वो मशवरा कर रहे थे, सलाह कर रहे थे, तब उन्होंने अपने आप से कहा
दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि देखो भाई लोगों, गांधी जी पूरी तरह से क्या हैं, एक अजनबी हैं। एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, और फिर भी वो इन बेचारे गरीब मजदूर किसानों की खातिर जेल जाने को भी तैयार हैं। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, अगर ये वो स्वयं, वो जो वकील जो हैं वो लोग, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, वो ना केवल यहाँ के रहने वाले हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, आसपास के ही जिलों के न केवल रहने वाले हैं, बट ऑल्सो दोज, बल्कि हम लोग तो वो भी हैं, हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, कि हम तो दुनिया को कहते रहते हैं कि हम किसानों की क्या करते हैं, इन मजदूर किसानों की सेवा करते हैं। शुड गो होम, तो क्या हमें चले जाना चाहिए, घर चले जाना चाहिए? नहीं। इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, तो ये तो एक तरह से बड़ा शर्मनाक पलायन होगा। तो एक तरह से अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमें छोड़ के नहीं जाना है। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, इस अतः वो गांधी जी के पास गए लौट के, एंड टोल्ड हिम, और उन्होंने बताया, उन्हें गांधी जी को कहा, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि हम भी आपको जेल में आपका साथ देंगे, यानी हम भी आपके साथ गिरफ्तारियां देंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, गांधी जी बड़े खुश हुए और उन्होंने खुश होकर कहा कि अब ये जो चंपारण का युद्ध है वो जीता जा चुका है। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ हम आपके साथ जेल चलेंगे, तो गांधी जी इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने उस प्रसन्नता में कहा कि भाई अब जब आपने ऐसा बोल दिया है तो ये चंपारण का जो युद्ध है ना, ये हम जीत चुके हैं। फिर उन्होंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, है ना, और ग्रुप्स को जोड़ों में बांटा उन्होंने, है ना, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उन्होंने वह क्रम लिखा, इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि जिसमें वो हर जोड़ा क्या देने वाला था, गिरफ्तारियां देने वाला था, कि भाई मेरे बाद में ये लोग गिरफ्तारी देंगे, फिर ये देंगे, फिर ये देंगे, फिर ये देंगे। इस तरह से उन्होंने क्या बना दी, गांधी जी ने उनके ग्रुप्स बना दिए थे। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी को एक लिखित संदेश मिला, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट के द्वारा, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उन्हें बताया गया था, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, कि वहाँ उस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हैड ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि आपके खिलाफ जो केस है उसे रद्द कर दिया जाए। तो गांधी जी क्या हो गए, बरी हो गए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, है ना, नागरिक अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस, देखो ओबीडियंस होता है किसी की आज्ञा मानना, डिसओबीडियंस हो गया किसी की आज्ञा न मानना यानी अवज्ञा करना, और सिविल यानी नागरिकता, है ना, यानी हम शांतिपूर्ण तरीके से आदेशों की क्या करेंगे, अवहेलना ना करेंगे। है ट्रायम्फ्ड, ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, यानी नागरिक अवज्ञा की क्या हो चुकी थी, विजय हो चुकी थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of farmers. गांधी जी और उनके साथी जो वकील थे अब वो रवाना हो गए टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी। फार फ्लंग का मतलब है दूर दूर तक लोगों की जो है ना परेशानियों की इंक्वायरी करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए। Depositions by about 10,000 peasants were written down, है ना, यानी 10,000 किसानों के मजदूर किसानों से क्या लिखवाई गई, एप्लीकेशंस लिखवाई गई, उनकी परेशानियां लिखवाई गई कि भाई आप कागज़ पर लिख के दो या आपकी जो परेशानियां हैं वो लिखवाई गई। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य जो अन्य जो सबूत थे अंग्रेज़ों के शोषण के, उन्हें क्या किया गया, नोट किया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, विभिन्न प्रकार के दस्तावेज इकट्ठे किए गए जो कि अंग्रेजों के शोषण, है ना, उत्पीड़न का सबूत थे। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब देखो दो चीज हो रही हैं एक साथ, कि एक और तो गांधी जी, उनके सहयोगी वकील और उनके जो पीजेंट्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव जो पीजेंट्स है, कार्यकर्ता हैं, वो पूरे क्षेत्र में जाके, है ना,
और इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ किन किन मजदूर किसानों के साथ क्या क्या अन्याय हुए हैं और हो रहे हैं, और उन्हें क्या क्या परेशानियां हैं, उनका जीवन कैसा चल रहा है। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा एरिया थ्रॉब्ड करने लगा, धड़क धड़क करने लगा। इसका मतलब सब जगह एक तरह से गहमा गहमी हो गई थी इस क्रियाकलाप की वजह से। और दूसरी ओर जो लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, जो जागीरदार थे, वो भी क्या कर रहे थे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ। किसके खिलाफ? गांधी जी के खिलाफ। ठीक है ना। इन जून के महीने में गांधी जी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून के महीने में, है ना, गांधी जी को सम्मन मिला। किससे मिलने का? सर एडवर्ड गेट से, जो कि कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, वहां जाने से पहले, ही मेट, गांधी जी मिले लीडिंग एसोसिएट्स, है ना, जो उनके सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनसे मिले गांधी जी। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स, और पुनः उन्होंने दोबारा विस्तृत योजना तैयार की फॉर सिविल डिसोबीडियंस, नागरिक अवज्ञा की। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, कि अगर मैं नहीं लौटूं तो, अगर मुझे जेल हो जाती है, तो उन्होंने पूरी योजना बना के उनको दी कि आपको इस तरह से ये आंदोलनों को जारी रखना है। गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 बड़े, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले, है ना, बड़े दीर्घ काल के इंटरव्यू हुए। हु एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, है ना, जो शिकायतें थी अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ, है ना, उनके लिए एक कमीशन गठित कर दिया गया, एक ऑफिशियल कमीशन, एक आयोग गठित कर दिया गया, है ना, जो कि क्या करेगा? जांच पड़ताल करेगा इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, है ना, जो इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी उत्पीड़नों के बारे में क्या करेगा? वो जांच करेगा। तो अभी तक तो वो खुद ही गांधी जी कर रहे थे, अब सरकार की तरफ से उन्होंने एक आयोग गठित कर दिया जो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन का क्या करेगा? जांच करेगा। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, अब उस कमीशन में जमींदार भी थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, सरकारी अधिकारी भी थे, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो मजदूर किसान थे, उनकी तरफ से गांधी जी उनके प्रतिनिधि उस गवर्नमेंट ऑफिशियल कमीशन के अंदर थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण के अंदर, है ना, गांधी जी रिमेन रहे चंपारण में फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड, शुरुआत में लगातार 7 महीने तक वो लगातार कहाँ रहे? चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद वो अन्य छोटे छोटे विजिट्स पर भी चंपारण आए। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट इन द एक्सपेक्टेशन, अब गांधी जी कह रहे हैं कि उनकी जो विजिट थी यहाँ चंपारण के लिए, वो थे ना राजकुमार शुक्ला, है ना, उनके कहने पे भाई हाँ ये बेचारा इतने दिन से पीछे पड़ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, इसका भी मन रह जाएगा और थोड़ा जा आता हूँ वहाँ। तो उन्होंने सोचा भाई 10-5 दिन में लौट आऊँगा वहाँ से, है ना। लेकिन गांधी जी को ऐसा नहीं पता था कि इतना समय लग जाएगा। तो द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, जो यूं ही शुरुआत हुई थी जिसकी, द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एक अशिक्षित किसान के प्रति सहानुभूति की वजह से उनको उस राजकुमार शुक्ला से क्या हो गई थी? थोड़ी सहानुभूति हो गई थी, है ना, या उनकी उसकी एंट्रीटी का मतलब होता है विनती। राजकुमार शुक्ला ने क्या की थी? रिक्वेस्ट करी थी उसने, ठीक है ना, एंट्रीटी यानी रिक्वेस्ट, विनती। इस वजह से उन्होंने की थी ये, इन द एक्सपेक्टेशन, और यह सोच के दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, के कुछ दिनों में ही मैं वहाँ से लौट आऊँगा। लेकिन उस यात्रा ने ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी जीज लाइफ, गांधी जी के जीवन का लगभग 1 वर्ष उस घटना ने, इस चंपारण की घटना ने ले लिया।
लेकिन ये गांधी जी के जीवन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, है ना। अब जो ऑफिशियल इंक्वायरी गठित करी थी उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उस ऑफिशियल कमीशन ने, उस आयोग ने, उस अधिकारियों की कमेटी ने, और जिसमें गांधी जी भी थे, उन्होंने इकट्ठे करे, असेंबल्ड यानी इकट्ठे करे, ढेरों, क्रसिंग माउंटेन मतलब ढेर लग जाए इतनी सारी चीज़ें, है ना, सबूत के रूप में। और वो सब सबूत किसके खिलाफ जा रहे थे? उन बिग प्लांटर्स के खिलाफ जा रहे थे, उन बड़े बड़े अंग्रेज जो अधिकारी थे, जो कि उस ज़मीन पर जिन्होंने हक जमा रखा था और गरीब मजदूर किसानों से क्या करवाते थे? वो नील की खेती करवाते थे, इंडिगो की खेती करवाते थे, है ना। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, है ना। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड, और जब उन बिग प्लांटर्स ने, है ना, देखा कि भाई अब बच नहीं सकते, है ना, तो वो एग्री हो गए, राजी हो गए, है ना, वो सैद्धांतिक रूप से राजी हो गए टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि भाई जो हमने पीजेंट से पैसा लिया है उसको हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे, उसके लौटा देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क गांधी जी। लेकिन उन्होंने गांधी जी से कहा कि हाँ बताओ, आप बताओ हमें कितना पैसा लौटाना है। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एग्जॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, है ना। अब जो बिग प्लांटर्स थे, है ना, बड़े बड़े जो जमींदार थे, अंग्रेज ऑफिसर्स जो थे, वो सोच रहे थे कि गांधी जी पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे अब तक का, जो भी हमने धोखे से, है ना, गैर कानूनी रूप से, इलीगली एंड डिसीटफुली, और धोखे से एक्सटॉर्टेड, है ना, जो वसूला है हमने इनसे, है ना, शेयर क्रॉपर से, उसका पूरा का पूरा फुल रीपेमेंट गांधी जी मांगेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि आप 50% दे दीजिए, ठीक है ना। देयर ही सीम्ड अडामेंट, है ना, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 50% पे गांधी जी क्या हैं? एडामेंट हैं, 50% पे वो अड़ गए कि इससे कम मैं नहीं करूंगा। ऐसा किनको लगा? उन लैंडलॉर्ड्स को लगा। राइट्स रेवरेंड जे.जेड. हॉज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, है ना। ये लाइन किसने लिखी है? कि ये वाला, कि वो जो अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, वो लोग सोच रहे थे कि गांधी जी फुल रीपेमेंट मांगेंगे, पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे, जो हम लोगों ने या इंग्लिश लोगों ने क्या किया है? गैर कानूनी रूप से और धोखे से इन गरीब किसान मजदूरों से वसूला है। लेकिन गांधी जी ने कितना मांगा? 50% मांगा, है ना। और ऐसा लग रहा था कि वो गांधी जी क्या है? इसके ऊपर एडामेंट हैं। अब ये सारी घटना किसने लिखी है? रेवरेंड, है ना, आदरणीय जे.जेड. हॉज ने लिखी है, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे। ब्रिटिश मिशनरी का मतलब क्या होता है? जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हों। कहाँ पे थे वो? चंपारण में कर रहे थे। हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड, जिन्होंने इस घटना को, एपिसोड यानी घटना को देखा था एट क्लोज रेंज, बहुत नजदीकी से जिन्होंने इस घटना को देखा था, जिन्होंने बहुत नजदीकी से इस घटना को देखा था, उन्होंने ये बात लिखी है। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, है ना, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, है ना। ऐसा सोच के कि शायद, है ना, संभवतया दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि अब जो है ये मानने वाले नहीं हैं, गांधी जी मानेंगे नहीं ये, है ना, और ज़्यादा कम नहीं करेंगे। अतः जो प्रतिनिधि थे प्लांटर्स के, है ना, जो बिग प्लांटर्स थे, अंग्रेज जो थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ऑफर किया कि हम 25% रिफंड कर देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, ठीक है ना। और उनको उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब गांधी जी ने टुक हिम एट हिज वर्ड, उसके शब्दों को पकड़ लिया, है ना, अर्थात उनकी उस बात को मान लिया कि हाँ ठीक है ना। जैसे ही उसने कहा कि भाई हम तो 25% देंगे, तो गांधी जी ने कहा ठीक है, ओके, डन, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और इस प्रकार से जो डेडलॉक हो रखा था, है ना, एक तरह से जो गतिरोध था, उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया।
है ना। अब इसमें आगे बताया गया है कि 25% राशि मांगना, है ना, या सहमत हो जाना, ये नहीं है कि भाई घाटे में कर लिया उन्होंने उसको, कि घाटा खा लिया। बात ये थी कि 25% दे रहे हैं, लेकिन वो स्वीकार तो कर लिया ना उन्होंने। इनडायरेक्ट वे में अगर हम इसको सोचे तो उन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने गलती करी है, तभी तो हम लौटा रहे हैं उस पैसे को, है ना। तो एक तरह से नैतिक रूप से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली, भाई हाँ हमने इन इंडिगो जो वो हैं किसान, जो हैं नील की खेती करने वाले किसान हैं, इनका क्या किया है, शोषण किया है। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और ये जो इनमें जो सेटलमेंट हुआ, जो समझौता हुआ, है ना, उसे उस कमीशन ने एक राय से मान लिया, सहमति से मान लिया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने समझाया कि जो रिफंड का अमाउंट है वो कम महत्वपूर्ण है देन द फैक्ट, इस तथ्य से के तुलना में, इस तथ्य की तुलना में, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, है ना, कि कम से कम लैंडलॉर्ड जो है वो कुछ पार्ट जो है पैसे का दे तो रहे हैं, विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और उसके साथ ही उनकी क्या जा रही है, प्रेस्टीज भी जा रही है, उनका जो आत्मसम्मान है वो भी क्या कर रहा है, गिर रहा है। यानी वो गिल्टी स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हाँ हमने गलती की है और हम 25% पैसा लौटा रहे हैं। Therefore, अतः as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law, है ना। तो अब इस घटना में गांधी जी बताते हैं कि एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहाँ तक किसानों की बात है, ये जो प्लांटर्स थे, है ना, जो अंग्रेज अधिकारी थे, बड़े बड़े जमींदार थे, है ना, उनके जो नुमाइंदे थे, वो एक तरह से ईश्वर का जैसा व्यवहार करते थे, बिहेव एज लॉर्ड्स, जैसे राजाओं का जैसा व्यवहार वो करते थे, है ना। अबव द लॉ, ऐसा मानते थे अपने आप को कि हम क्या हैं, कानून से ऊपर हैं। लेकिन इस घटना ने उनको क्या कर दिया, उनको तोड़ दिया कि भाई तुम कानून से ऊपर नहीं हो, कानून के आगे तुम्हारी क्या है बताओ, तुम्हारी कोई वो नहीं है, यानी कानून तुमसे ऊपर है, तभी तो तुम्हें 25% क्या करना पड़ रहा है, चुकाना पड़ रहा है। नाउ द पीजेंट सो दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, अब किसानों के समझ में आ गया कि उनके भी कोई अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग भी हैं। ही लर्नड करेज, है ना, जो किसान था वो साहस करना सीख गया। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जीज पोजीशन विद इन ए फ्यू ईयर्स, है ना। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जीज पोजीशन, जो घटनाएं हैं ये गांधी जी की स्थिति को क्या करती हैं, जस्टिफाई करती हैं, कि गांधी जी ने जो निर्णय लिया वो कैसा था, जस्टिफाइड था। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर एस्टेट्स, ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे वो अब उनको पता चल गया कि भाई अब हमारी दाल यहाँ पे नहीं गलेगी, तो वो वहाँ से खाली करके चले गए। अबंडन छोड़ के चले जाना, उन एस्टेट्स को, जो नील की खेती करने के जो जागीरें थी उनको छोड़ के चले गए। विच रेवर्टेड टू पीजेंट, जो कि किनको लौटा दी गई, पीजेंट्स को लौटा दी गई, किसानों को लौटा दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो की जो खेती थी, जो शेयर क्रॉपिंग थी, है ना, बंटवारा था जो फसल का, वो डिसअपियर हो गया। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। अब देखो यहाँ पे एक नया एक दृश्य आने वाला है। दृश्य का मतलब कि गांधी जी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक चीज से ही संतुष्ट, आर्थिक आज़ादी से ही संतुष्ट, या आर्थिक सुधारों से और राजनीतिक सुधारों से ही संतुष्ट न थे, वो सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के भी बड़े जो है ना प्रबल समर्थक थे। गांधी जी नेवर कंटेंटेड, गांधी जी ने कभी संतोष नहीं किया, हिमसेल्फ, अपने आप, गांधी जी ने कभी संतोष नहीं किया विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, कि जो बड़े बड़े राजनीतिक और जो आर्थिक हल जो निकल रहे थे अब परेशानियों के, उनसे ही उन्होंने संतोष नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं, देखो पॉलिटिकल वो मिल गई हमको, आज़ादी मिल गई या हल मिल गया और आर्थिक हल भी मिल गया, अब कोई बात नहीं, बस छोड़ देते हैं, ऐसा न था। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages। गांधी जी ने देखा कि ये जो चंपारण के गांव हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन है।
एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और इसी के बारे में, इस सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वो तुरंत कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने अध्यापकों से अनुरोध किया कि आप आइए और इनकी सामाजिक दशा को क्या किए, सुधारिए। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन, ये दो नवयुवक, who had just joined गांधी जी as disciples, जिन्होंने अभी अभी गांधी जी के डिसाइपल के रूप में ज्वाइन किया था, जुड़े थे गांधी जी से, उनके सेवक के रूप में जुड़े थे, शिष्य के रूप में जुड़े थे। कौन कौन? महादेव देसाई और नरहरि पारिख। तो उन दोनों ने एंड देयर वाइव्स, और उनकी पत्नियां भी आ गई साथ में, वॉलंटियर्ड, उन्होंने स्वयं सेवी सेविकाओं के रूप में अपने इस काम के लिए, टीचिंग के काम के लिए अपने आप को उन्होंने सहमति दे दी और करना शुरू कर दिया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत सारे अन्य लोग बॉम्बे से, पूना से और अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, भारत भूमि के अन्य दूर दूर के इलाकों से और भी लोग यहाँ पर जन जागरण करने, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए लोग आ गए, स्वयं सेवा करने के लिए, स्वयं सेवक बनकर। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, गांधी जी के जो सबसे छोटे पुत्र थे जिनका नाम देवदास था, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से आ गए, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और श्रीमती गांधी यानी कस्तूरबा गांधी भी आ गई, चंपारण आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, 6 गांवों के अंदर प्राथमिक शालाएं खोली गई। कस्तूरबा जो देवी थी, taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation, कस्तूरबा गांधी जी ने उन लोगों को बताया कि आश्रम के अंदर क्या क्या रूल्स होने चाहिए, है ना, किसके व्यक्तिगत स्वच्छता के, पर्सनल क्लीनलाइनेस, है ना, कि हमको किस प्रकार से स्वच्छता को अपनाना है, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और किस तरह से जो सामुदायिक स्वच्छता है इसको किस तरह से अपनाना है, यानी खुद भी साफ रहना है, गली मोहल्ले सड़क, है ना, बाग बागान, इन सबको, मार्केट, इन सबको भी हमें क्या रखना है, स्वच्छ रखना है। तो पर्सनल हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन, पर्सनल क्लीनलाइनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, है ना, चंपारण के अंदर जो लोग थे उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति थी वो कैसी थी, बड़ी दयनीय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस, गांधी जी ने एक डॉक्टर को राजी कर लिया अपनी सेवाएं देने के लिए, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ उपलब्ध थीं, कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, कुनैन ये मलेरिया की दवाई होती है, और सल्फर ऑइंटमेंट, है ना, और ये एक गंधक का ऑइंटमेंट होता है, ऑइंटमेंट मतलब ट्यूब जो होता है ना, जैसे लगाने का ट्यूब लगाते हैं अपन, ठीक है ना, लोशन जो होता है वो। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, जिस किसी व्यक्ति की जीभ पे मैल जमा हुआ होता था, काली जीभ होती थी ना, जैसे जीभ पे एक मैल जम जाता है ना, तो वो एक तरह से बीमारी का प्रतीक होता है वो, है ना, तो जैसे कई बार देखते हैं ना डॉक्टर जीभ खुलवा के देखता है वो, इस तरह से। तो एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, कईयों की क्या होता है, देखो बिल्कुल साफ होती है जीभ, बिल्कुल लाल नजर आएगी, है ना, और कई जो होते हैं ना जिनके बीमारियां होती हैं या जो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं उनकी जीभ पे पपड़ियां जम जाती हैं, जैसे जीभ बाहर निकालेगा तो काली नजर आएगी, वो जीभ का जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पर काला काला सा नजर आता है, कोटेड टंग बोलेंगे उसको, है ना। उसको क्या दिया जाता था, कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो उससे कैस्टर ऑयल से क्या होता था, ये जो कैस्टर ऑयल होता है, अरंडी का तेल है, ये कई सारे काम करता है, ठीक है ना। ये एंटी बैक्टीरियल होता है ना, बैक्टीरिया को मार देता है। एंटी माइक्रोबियल होता है, जो माइक्रोब्स जो होते हैं, जीवाणु विषाणु जो होते हैं उनको भी मार देता है ना। और स्किन प्रॉब्लम्स में भी ये यूज होता है। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया फीवर होता तो उसे कुनैन दी जाती थी, प्लस कैस्टर ऑयल, कुनैन और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन एरप्शंस, और जिस किसी के भी दाद खाज खुजली हो रही होती थी, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और तो उसे ये जो सल्फर ऑइंटमेंट था ये और कैस्टर ऑयल उसे दिया जाता था।
देखो था तो बहुत छोटी चीज़ें थी, लेकिन उस ज़माने में क्या था कि लोगों को ज़्यादा बड़ी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। आजकल तो पता नहीं कितनी सारी अन्य जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ और आ गई। पहले तो हल्की फुल्की बीमारियां होती थी, तो इन छोटी मोटी दवाइयों से ही काम चल जाता था, प्राकृतिक चिकित्सा से ही काम चल जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी ने देखा कि जो वहाँ की महिलाएं थीं उनके कपड़ों की स्थिति बड़ी गरीब थी, दयनीय थी, बड़ी हाल खराब था उसका। फिल्थी स्टेट मतलब डर्टी है ना, क्लोथ्स जो होते हैं महिलाओं के, जैसे बहुत ही गंदे कपड़े है ना, और सल पड़ी हुई हैं जिनमें है ना, और क्या नाम है, सिकुड़ रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। ही आस्क्ड कस्तूरबाई, उन्होंने कस्तूरबा देवी को कहा टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि आप बात करो इनसे, महिलाओं को थोड़ा सिखाओ इनको। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट। एक महिला कस्तूरबाई को अपने घर ले गई, कस्तूरबा देवी को, और कहा, और उसने कहा देखो, लुक देयर इज़ नो बॉक्स, देखो हमारे पास कोई संदूक भी नहीं है, और कपबोर्ड कोई अलमारी भी नहीं है, हेयर फॉर क्लोथ्स, जहाँ पे कि हम अपने कपड़े रख सकें, है ना। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, और जो साड़ी मैंने पहन रखी है मेरे पास सिर्फ ये एक ही साड़ी है ना। अब जिसके पास बेटा 20 साड़ियाँ होती वो तो बदल बदल के पहन लेता है, उनके पास अलमारियाँ होती हैं, प्रेस भी कर लेते हैं वो उठा के अलमारी। अब गांव के अंदर तो क्या बेचारे गरीब लोग होते हैं है ना, वो पता है आपको, ऐसे वो डोरी सी होती है, अरगनी बोलते हैं इसको, इसी पर ही टांग देते हैं कपड़ों को बस, है ना, यूँ ऐसे यूँ करके, और उनमें क्या पड़ जाती हैं, सलवट पड़ जाती है उनके अंदर, ठीक है ना। जैसे ऐसे होता है ना, ये एक रस्सी होती है, उसी पे कपड़ों को ऐसे लटका देते हैं, पटक देते हैं, तो वो क्या बन जाती है उनकी, वो सल पड़ जाती है इनके अंदर कपड़ों में। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण की जो उनकी लंबी जो रुके थे वो इतने लंबे समय, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, तो जो उनका साबरमती आश्रम था, जो सेवाग्राम आश्रम था, उस पर भी उन्होंने अच्छी नज़र रख रखी थी। ऐसा नहीं, तो कहने का मतलब गांधी जी सचेत थे, है ना, हर जगह अपना ध्यान रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाई मेल, वो डाक के द्वारा चिट्ठी लिख के रेगुलर नियमित रूप से संदेश भेजते थे, है ना, इंस्ट्रक्शंस देते थे उन्हें, सूचनाएं देते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और लेखा जोखा मांगते थे, बताओ क्या खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, तो ऐसा नहीं कोई कुछ भी गड़बड़ कर दे, है ना, तो बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने जो आश्रम के रेजिडेंट्स थे, आश्रम में जो रहने वाले लोग थे, उनको लिखा था दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, है ना। अब रह तो कहाँ रहे थे, चंपारण में, है ना, लेकिन इनको चिंता कहाँ की थी, सेवाग्राम की भी थी, गुजरात के अंदर, है ना, इतनी दूर, है ना, हजारों किलोमीटर दूर है, कहाँ बिहार इस तरफ है और कहाँ ये इधर पश्चिम में क्या है, गुजरात है, समझ गए ना। देखो ये इस तरह ये डिस्टेंस हो गई ऐसे भारत में यूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो लैट्रिन की जो ट्रेंच है, पहले क्या करते थे बेटा, ट्रेंच खोद देते थे, नाली खोद देते थे, है ना, और उन पे जैसे चौके वगैरह रख दिए, और फिर उनको लैट्रिन के यूज़ में लेते थे। तो गांधी जी ने कहा कि अब समय आ गया है, दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, कि हम जो पुराने लैट्रिन की जो ट्रेंच हैं, नालियाँ हैं, उनको तो क्या कर दें, भर दें, मिट्टी से भर दें, पैक कर दें उनको, है ना। एंड डिग न्यू वंस, और नई खोद लें हम, है ना, क्या कर लें, नई, क्योंकि वो भर चुकी हैं, वो ऑलरेडी क्या हैं, भर चुकी हैं, है ना, और नई खोद लें हम, नहीं तो अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो ये जो पुरानी लैट्रिन की जो नालियां हैं इनमें से बदबू मारने लगेगी, ठीक है ना। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, मैंने बताया था ना आपको बेटा कि ये जो चंपारण का जो घटनाक्रम था, ये गांधी जी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आया। द चंपारण एपिसोड, चंपारण की जो घटना थी, ये टर्निंग पॉइंट था, है ना, गांधी जी के जीवन में एक बदलाव लेके आया। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन, गांधी जी से कहते हैं कि मैंने क्या किया, वाज ए वेरी ऑर्डनरी थिंग, बस मैंने तो एक बहुत साधारण सी चीज़ करी। आई डिक्लेयर्ड दैट, मैंने ये घोषणा कर दी थी, दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने तो बस ये घोषणा कर दी कि मेरे ही देश के अंदर अंग्रेज होते कौन है मुझे आदेश देने वाले। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस,
लेकिन गांधी जी कहते हैं कि जो चंपारण है, एक तरह से ये आप यूँ नहीं कह सकते कि ये मैंने डिफाइंस यहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। डिफाइंस का मतलब होता है किसी की आदेश ना मानना, अवहेल ना करना, है ना। जैसे उन्होंने रूल नहीं माना था उनका, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने यहीं से शुरुआत की थी इसकी डिफाइंस की। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू अलेविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, है ना। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं चाहता नहीं था कि मैं कानून को तोड़ूं, लेकिन मैं क्या करता, उन बेचारे गरीब शोषित पीड़ित जो मजदूर थे उनको राहत दिलाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, है ना। इट ग्रू आउट, यह उत्पन्न हुआ, ये जो डिफाइंस थी ये क्यों उत्पन्न हुई, क्यों की मैंने, ये एक मेरा प्रयास था, अटेम्प्ट था, प्रयास था टू अलेविएट, दूर करने का, द डिस्ट्रेस, परेशानियों को, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स, है ना, बड़ी संख्या में जो बेचारे गरीब किसान मजदूर थे उनकी परेशानियों को दूर करने का एक प्रयास था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, यही गांधी जी का एक तरीका था, विशिष्ट तरीका था। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of millions, है ना। ये गांधी जी की राजनीति थी, है ना। राजनीति का मतलब बुरे सेंस में नहीं लेना इस चीज़ को कि राजनीति जो है ना बुरी होती है ना। गांधी जी ने भी तो राजनीति की, लेकिन कितनी अच्छी राजनीति थी, दूसरे लोगों के दुखों को दूर करने की राजनीति थी उनकी, है ना। तो हिज पॉलिसीज, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरलाइंड, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो मिक्सअप थी, किससे, विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स। उसमें जो लाखों लोग थे, मिलियंस, लाखों लोगों की जो दैनिक दिनचर्या की, है ना, जो रोजमर्रा की जो परेशानियां थी उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की राजनीति थी उसकी, उनकी। हिज वाज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, वो सिर्फ किसी विचार के ही वो नहीं थे कि भाई बस एक विचार को, एक आइडियोलॉजी को लेके पकड़ के बैठ जाओ, है ना, और प्रैक्टिकल कुछ काम करो मत, बस विचार को लेके बैठ जाओ। लेकिन वो विचार भी करते थे और उसको प्रैक्टिकल रूप में करके भी दिखाते थे। जैसे सत्य है, अगर अब जैसे मैं लेके बैठ जाऊं वो सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और आचरण ऐसा करूं नहीं, तो क्या हुआ, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन गांधी जी अगर कोई विचार लेते थे तो उस पर जी के दिखाते थे, स्वयं चल के दिखाते थे, है ना। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, उनकी किसके प्रति श्रद्धा थी, किसके प्रति देशभक्ति थी उनकी, किसके प्रति भक्ति थी, उस लिविंग ह्यूमन बीइंग्स के प्रति, है ना, जो मानव है, चलता फिरता जो मानव है उसके प्रति उनमें करुणा थी, दया थी, भावना थी, श्रद्धा थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी जी ने जो काम भी किया, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, है ना। तो गांधी जी ने जो भी काम करे उन कामों में एक चीज झलकती है, इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो काम भी गांधी जी ने किया उसमें क्या चीज झलकती है, ही ट्राइड टू मोल्ड, उन्होंने ढालने की कोशिश की प्रत्येक भारतीय को मुक्त रूप से, है ना, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो कि अपने स्वयं खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, स्वावलंबी बन सके, किसी पे आश्रित न रह सके। तभी तो उन्होंने किसको चरखा चलाया कि भाई हम ये जो अभी अंग्रेज़ों के वहाँ से इंग्लैंड से जो कपड़ा आता है, यानी ये हरामजादे यहाँ से ही तो वो लेके जाते हैं, कपास लेके जाते हैं और वहाँ अपनी मिल्स के अंदर क्या है उसको कपड़ा बना के और हम ही को ही बेचते हैं ऊंचे ऊंचे दामों में। तो उन्होंने कहा कि हम खुद स्वावलंबी बन जाएं, है ना, अगर हम इनके कपड़े पहनना बंद कर दें तो इनकी मिल्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन उस समय क्या थी, जितनी आज है उसी तुलना में उनकी तुलना में उन दिनों भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। और इस तरह से भारत को हम क्या कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। तो ये गांधी जी की क्या थी, कोशिशें थी। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, है ना, जब शुरुआत में जो चंपारण में ये जो एक्शन हो रहा था, ये जो चंपारण के घटनाक्रम हो रहा था, उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। ये एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, अंग्रेज थे जो शांतिवादी थे, है ना। अब देखो ऐसा नहीं कि अंग्रेजों में सारे के सारे दुष्ट होते हैं, कुछ लोग, एक दो लोग, जैसे ये लुइस फिशर है, ये अमेरिका का रहने वाला है, लेकिन इसने देखो कितनी गांधी जी को कितने नज़दीकी से अध्ययन किया है, उसने खुद आके मिला है, खुद उनकी आत्मकथा लिखी है इसने, है ना। तो एक इंग्लिश मैन थे, एक अंग्रेज थे जिनका नाम चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज था। वो एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, शांतिवादी अंग्रेज थे। वो
हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, है ना, जो महात्मा गांधी के एक बड़े परम भक्त बन गए थे, डिवोटेड फॉलोअर, है ना, बड़े डिवोटेड मतलब उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी उनमें और उनके एक शिष्य बन गए थे वो। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, वो गांधी जी को बाय बाय करने के लिए आए, है ना, विदा मांगने के लिए आए, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर टू ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, है ना, कि मैं फिजी आइलैंड्स पे जा रहा हूँ। फिजी आइलैंड्स एक देश है, छोटा सा द्वीप समूह है, वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ गांधी जी के जो सिद्धांत हैं इनको मैं क्या करूँगा, अपना के वहाँ के लोगों को इस मुक्ति दिलाऊंगा, है ना। तो वो एक तरह से गांधी जी की बातों का प्रचार, अहिंसा, सत्य, इनका प्रसार करने के लिए फिजी आइलैंड्स जाना चाह रहे थे वो, और इसलिए वो गांधी जी से क्या करने आए थे, विदा मांगने आए थे। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स, तो गांधी जी के जो वकील दोस्त थे, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया होगा फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, अगर एंड्रू चंपारण में ही रुक जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, एंड हेल्प देम, और उनकी क्या करे, हेल्प करे। तो जो गांधी जी के सहयोगी वकील थे उन्होंने सोचा कि यार अगर ये एंड्रू जी यहाँ रुक जाए तो अच्छा रहे, ये हमारी हेल्प कर सकता है, अंग्रेज है ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। एंड्रूज वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रूज भी तैयार था, अगर गांधी जी हाँ कर दें तो मैं तो रुक जाऊंगा। बट गांधी वाज वेहमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने इसका बहुत वेहमेंटली क्या किया, अपोज किया, बहुत कड़े शब्दों में इसका क्या किया, गांधी जी ने विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट in this unusual fight, unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side, है ना। अब गांधी जी ने उनको कहा कि he said, you think, तुम सोचते हो, that कि in this unequal fight, इस असमानता की लड़ाई में, यानी हम इन अंग्रेजों के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये असमानता की लड़ाई है। तभी तो देखो बेटा, गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, क्योंकि अंग्रेजों को बंदूकों से नहीं जीता जा सकता था, तो उन्होंने कहा कि ये अनइक्वल लड़ाई है ना। तुम सोच रहे होंगे कि इस अनइक्वल लड़ाई में, इस असमानता की लड़ाई में अच्छा होगा, सहायता मिलेगी, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि अगर एक अंग्रेज हमारे ओर होगा तो हमें क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तुम ऐसा सब सोच रहे हो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यही बात तुम्हारे दिल की कमजोरी को दर्शाती है कि तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, तभी तुम अंग्रेज की क्या चाह रहे हो, हेल्प चाह रहे हो। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट लाई अपॉन योर सेल्फ, कि भाई जिस काम के लिए तुम लड़ रहे हो वो एक न्याय का काम है। द कॉज इज जस्ट, जो तुम्हारा काम है ये जस्ट है, न्याय से भरा हुआ है, यानी जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो गरीब किसानों के हकों की, ये एक न्याय की लड़ाई है। और यू मस्ट लाई अपॉन योर सेल्फ, और इस न्याय की लड़ाई में तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए। टू विन द बैटल, इस युद्ध को जीतने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, तुम्हें मिस्टर एंड्रूज की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक अंग्रेज है। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप, है ना, तुम्हें इसको एक अपने सहायक के रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये हमारा प्रॉप बन सकता है, एक सहायक बन सकता है ना। तो यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, तो तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज में अपने एक सहायक को नहीं ढूंढना चाहिए, है ना, क्योंकि वो क्या है, एक इंग्लिशमैन है, कि इंग्लिशमैन होने के नाते तुम्हें उसके प्रति इतनी ज़्यादा हेल्प की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि गांधी जी ने हमारे मन मस्तिष्कों को पढ़ लिया था, हमारे मन की बात उन्होंने समझ ली थी कि भाई हम अंदर से डरे हुए हैं। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। गांधी जी को हम क्या उत्तर देते। गांधी इन हिज वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस तरह गांधी जी ने अपने तरीके से हमें सेल्फ रिलायंस, है ना, स्वावलंबन का पाठ हमें पढ़ा दिया था कि हमें खुद अपनी शक्तियों पर भरोसा करना होगा इस लड़ाई में।
सेल्फ रिलायंस स्वावलंबन, इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो श्रमिक थे, इंडिगो के जो श्रमिक थे नील की खेती वाले, वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये सब चीज़ों को गांधी जी ने क्या कर दिया, मिश्रित कर दिया, है ना, सबको एक साथ गूंथ दिया। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो बेटा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।